नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज हम ये जो बुक है हिस्ट्री की बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास, जिसका नाम है भारत का इतिहास, प्रारंभिक काल से लगभग 300 ईस्वी तक का जो इतिहास है, उस बुक में से आपकी सेकेंड यूनिट हम करेंगे। जिस यूनिट में हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें हम पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। सो देखिएगा, यहाँ पर आपको ये 3-4 जो वर्ड्स है उसका मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि प्रागैतिहासिक, पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण। सो देखिएगा, प्रागैतिहासिक या इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक कल्चर उसे कहा जाता है जिस कालखंड में हमें लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते। प्रागैतिहासिक एक ऐसा कालखंड होता है जिसके बारे में हमें साक्ष्य तो मिलते हैं। साक्ष्य कैसे मिलते हैं? हीरे, मोती, मानवों के कंकाल, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, या कोई घर बने हुए हो, इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार की लिखित जो दस्तावेज होते हैं वो प्राप्त नहीं होते। तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ वैसी ही संस्कृतियाँ होती है जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते। फिर आती है पूरा पाषाण की बारी। पूरा का मतलब होता है पुराना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, कि पुराना पत्थरों का काल। अब आप पुराने काल में जाकर देखें, अगर आप इमेजिन करें कि आज से लगभग 7 से 8 हज़ार साल पहले, तो लोग उस समय आप जो यूज़ कर रहे हैं स्टील्स का, लोहे का, उस समय नहीं करते थे। उस समय लोग पत्थरों से बने धातुओं का उपयोग करते थे। तो पुराना जो पत्थरों का काल है, इंग्लिश में इसे स्टोन एज भी कहते हैं। तो स्टोन एज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कि पहले पुराना पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल और फिर न्यू स्टोन एज आई। सो उसमें किस तरीके के बदलाव आए, कौन से टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए जैसे जैसे समय बीतता गया। देखिए, अगर हम पूरा पाषाण काल से आज तक के सफ़र को देखें तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ होगा। आज हम स्टील से लेकर के, लोहे से लेकर के, सोने चांदी सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। इवन प्लास्टिक भी आ चुका है। तो अब उस कालखंड में ऐसा क्या था, क्या क्या बदलाव आए, किस तरीके के धातु बनाए जाते थे और लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर या इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। सो देखिए, इस चैप्टर की जो संरचना है या कहे स्ट्रक्चर है, वो कुछ सेम ही रहेगा। बाकी जो यूनिट्स है या बाकी जो एसओएल की बुक्स है उसमें सभी सेम स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले उद्देश्य जानेंगे कि आखिरकार इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या समझेंगे और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। देन प्रस्तावना होगी दक्षिण एशिया में मानव का उद्भव, कि दक्षिण एशिया में मानव का उद्भव किस तरीके से हुआ। पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे, और पूरा पाषाण काल के भी 3 काल थे, उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया, उसके बारे में जानेंगे। देन जो स्टोन एज संस्कृति है या फिर कल्चर है, स्टोन एज कल्चर, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, उसके बारे में जानेंगे। फिर मध्य पाषाण काल, एंड देन सारांश होगा और कुछ प्रश्न होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये एक डिटेल में बताया गया है नवपाषाण काल के बारे में। इसमें हम सिर्फ पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नवपाषाण काल। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। सो अब उद्देश्य देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। देखिएगा, आप यहाँ पर इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप है, वहाँ पर आप भारत में कहाँ कहाँ पर मानवों का विकास हुआ, किस तरीके से हुआ, उनके बारे में जान जाएंगे। पाषाण काल के क्रमिक विकास और संस्कृति की व्याख्या करेंगे, कि जो स्टोन एज थी वो किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से डेवलप हुई और उसमें क्या क्या बदलाव आए उस संस्कृति में। सो आप उसको ईजिली बता सकेंगे। देन मध्य पाषाण काल की संस्कृति एंड डेवलपमेंट और जो रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आप बता सकेंगे। पूरा और मध्य पाषाण कालीन जीविका शैली और औजारों की समझ विकसित करने में। सो देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि ये जो पूरा पाषाण काल के लोग और मध्य पाषाण कालीन लोग जो हुआ करते थे, उनकी जीविका शैली मतलब वो किस तरीके से जिया करते थे, जिंदा रहने के लिए क्या खाया करते थे, किस तरीके से उसे इकट्ठा किया करते थे और किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हम और आप डेली का रूटीन होता है,
सुबह बहुत लोग कोई चाय पीता है, कोई दूध, तो कोई कॉफ़ी, और फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, फिर डिनर एट्सेट्रा। इस तरीके से हम जीवन यापन करते हैं। और कोई लोग वेजिटेरियन होता है तो कोई नॉन वेजिटेरियन। लेकिन उस कालखंड में किस तरीके से वो अपना जीवन जीते थे उसके बारे में जानेंगे। और उन्होंने औजार किस तरीके से बनाए, क्योंकि पत्थरों से वो औजार बनाते थे। आज भी अगर आप किसी नेशनल म्यूज़ियम में विज़िट करते हैं तो वहाँ पर आपको पत्थरों से बने बहुत सारे औजार मिल जाएंगे। औजार कौन से सभ्यता के मिलेंगे देखिएगा, जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जो तीसरा यूनिट है इसी बुक का, जिसे हम पढ़ेंगे, तो उसके हमें औजार मिलते हैं। और बाकी जो ये पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं उसके रिलेटेड हमें औजार देखने को प्राप्त होते हैं। अब प्रस्तावना जानते हैं। पूरा ओवरव्यू होगा इसमें पूरे ही चैप्टर का, या फिर इसे इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप। इस पार्ट में हम उस युग का अध्ययन करेंगे जहाँ मनुष्य के अतीत के आरंभ तक फैला हुआ है। तो हम मनुष्य का मतलब कि जो ह्यूमन है वो किस तरीके से डेवलप हुए, ह्यूमन मानव अस्तित्व किस तरीके से हुआ, इस पार्ट में, इस यूनिट में हम वही पढ़ेंगे। कि देखिएगा, फर्स्ट यूनिट में हमने जाना कि होमो सेपियंस हुआ करते थे, एंड फिर उन्होंने क्या क्या बदलाव किए उसके बारे में जाना। इसमें जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपनी जीवन शैली को किस तरीके से अच्छा बनाया। इस दौरान आप पाएंगे कि मानव जैव सांस्कृतिक विकास हुआ, कि मानव का जैव सांस्कृतिक विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा कि हमने पिछले यूनिट में भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो दूर की बात है। तो आपने ये पढ़ा कि जो मानव है वो कहीं ना कहीं बंदर के रूप में था। इस यूनिट में भी हम वही पढ़ेंगे। तो मानव बंदर के रूप में था, फिर धीरे धीरे जो उनका पोस्चर था, उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, ये ड्राइंग तो सही नहीं है लेकिन समझ जाएगा, वो इस तरीके से कहीं ना कहीं मानव के रूप में आया। बॉडी पोस्चर बदलता गया, तो इसे क्या कहेंगे, जैव सांस्कृतिक विकास हुआ। ओके, मानवों का। मनुष्य विभिन्न भौतिक वातावरण में सफलतापूर्वक अनुकूल होने में सक्षम था, और साथ ही वह विश्व के अन्य भूभाग की तरह बढ़ रहा था। तो देखिएगा, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है यहाँ पर पृथ्वी पर कि वो किसी भी भूभाग में जाए, मतलब कि देश विदेश में कहीं पर भी जाए, वो अपने आप को उस माहौल के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से कहीं ना कहीं हफ्ते 2 हफ्तों में ढाल ही लेता है। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अगर एक व्यक्ति वहाँ पर 1 से 2 महीने रहता है तो वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है। और कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो वहाँ पर भी रह लेता है, मैनेज कर लेता है। तो इसी तरीके से मनुष्य क्या है, अपने आप को ढाल लेता है किसी भी परिस्थिति और किसी भी वातावरण में। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अतीत में इस युग को सिर्फ पाषाण काल के नाम से जाना जाता रहा, क्योंकि इस काल के मानव ने अपने हथियार मुख्यतः पत्थरों से विकसित किए। अभी ये जो हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इसे हमेशा पाषाण काल क्यों कहा जाता है। पाषाण काल मैंने आपको बताया, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तो उस कालखंड के जो लोग थे वो पत्थरों का उपयोग करते थे, इसलिए इसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सभ्यता है उसका हमें कोई अभी पुख्ता एविडेंस नहीं मिला। पुख्ता एविडेंस मतलब हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है कि यहाँ पर सभ्यता थी। धोलावीरा, राखी गढ़ी एंड मोहनजोदड़ो एंड बहुत सारे इसके बहुत सारे साइट्स है, वहाँ पर हमें मॉन्यूमेंट्स भी मिले हैं। लेकिन जो मेन बात है वो है हमें इसमें लिखित दस्तावेज भी मिले हैं। किसमें, हमें सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके लिखित दस्तावेज भी मिले, लेकिन वो लिखा क्या हुआ है वो आज तक नहीं पढ़ा गया। वो अगर पढ़ा गया तो बहुत सारे जो बादल है वो हट जाएंगे हिस्ट्री से, हिस्ट्री की बुक से। जिसे मिथ कहा जाता है वो क्या पता ट्रू हो जाए, और जिसे ट्रू कहा जाता है वो मिथ हो जाए। तो देखिएगा, अब यहाँ पर क्या था, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली ये चैप्टर फोकस करता है उस कालखंड के बारे में जहाँ पर पत्थरों का उपयोग किया जाता था। पत्थरों का उपयोग किस लिए, औजार बनाने के लिए, घर की चम्मचें बनाने के लिए, एंड घर के घरेलू जो बर्तन होते थे उन्हें बनाने के लिए, एंड अलग जो औजार होते थे उन्हें बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। पीछे का जो आवाज़ है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा।
वर्तमान में हम इस युग का अध्ययन 3 भागों में करते हैं। सो आज अगर हमें जब पाषाण काल के बारे में पढ़ना हो तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखिएगा पाषाण युग में इनको 3 भागों में क्यों बांटा जाता है। पहले भाग में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि पत्थर से बने जो औजार थे उनका आकार प्रकार कैसा था, कि आखिरकार वो कैसे कितने बड़े हुआ करते थे और क्या क्या हुआ करते थे। देन हम जानेंगे समुदाय के लोगों द्वारा नियोजित जीवन शैली, उनकी जो जीवन शैली थी कि वो खाना कहाँ से लाते थे, क्या वो शिकार करने जाते थे, अगर जाते थे तो किन जानवरों का शिकार करते थे, और अगर वो फसल उगाते थे तो फसल में वो कौन सी फसलें उगाते थे और कौन सी खेती करते थे, जैसे झूम खेती, फिर दूसरी बहुत सारी अलग अलग खेती है, जियोग्राफिकल टर्म जो होती है, तो उनमें से कौन सी खेती करते थे वो लोग। देन जलवायु की परिस्थितियाँ और विद्यमान वनस्पति व जीव प्रजाति। सो जलवायु जो अलग अलग तरीके से परिवर्तित होती थी तो वो अपना जीवन यापन उन जलवायु के हिसाब से, देखिए जैसे सीज़न होती है, अब आम का सीज़न है गर्मी, ओके, तो अब आम आएगा। सो अगर गर्मी में आम खाते हैं हम लोग और सर्दी में क्या खाते हैं बताइए। सर्दी में सेब भी आता है, गर्मी में भी आता है, तो सर्दी में सेब खाते हैं। तो अब उनके टाइम पर क्या था, क्या आम और सेब ये फल वगैरह थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे डेफिनेटली होंगे ही फल, लेकिन वो दूसरे जो दाल चावल एक्सेट्रा हुआ करता था उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पूरा पाषाण और नवपाषाण काल सामाजिक विकास की आखेटक संग्राहक और उसके पश्चात पशुपालन तथा कृषि के आरंभ की अवस्थाओं को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण और नवपाषाण काल जो है यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं आखेटक संग्राहक अर्थात कि जो शिकार वगैरह हुआ करता था और इकट्ठा करके खाना खाया जाता था उसके बारे में। फिर इसी कालखंड में पशुओं का पालन स्टार्ट हो चुका था, मतलब कि जो गाय भैंस वगैरह है उनको पाला जाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर कृषि भी स्टार्ट हो गई थी। भारत एक कृषि निर्भर देश है, सो भारत की ज़्यादातर इकॉनमी है जो अब 65% वो कृषि पर निर्भर करती है। ओके, सो उस समय कृषि किस तरीके से डेवलप हुई इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। स्मरण रहे, ध्यान रहे कि प्रागैतिहासिक काल को इतिहास के पूर्व का युग कहा जाता है। तो इतिहास, हिस्ट्री से पहले क्या था, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक। ओके, एंड क्योंकि उस समय लेखन पद्धति विकसित नहीं हुई थी, वही कि लिखित दस्तावेज हमें प्राप्त नहीं होते उस कालखंड के, इस युग के दर्ज का इतिहास साक्ष्य हमें पुरातात्विक और नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और मनुष्य जाति के विकास का ज्ञान। सो हमें उसके बारे में कहाँ से पता चलता है, एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान जो है उससे मनुष्य जाति का विकास किस तरीके से हुआ, जैसे मानव कंकाल एक्सेट्रा से प्राप्त होता है। अब हम इसे सविस्तार पढ़ते हैं तीनों ही काल को, तीनों ही पाषाण काल को। सो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है दक्षिण एशिया में मानव उद्भव। अब दक्षिण एशिया में मानव उद्भव किस तरीके से हुआ, क्या जलवायु रही क्या नहीं। सो भारतीय उपमहाद्वीप की आर्द्र जलवायु के फलस्वरूप जैविक सामग्री का त्वरित और असमान अपघटन काफ़ी लंबे तक विश्व जीवाश्म मानचित्र पर भारत की अनुपस्थिति का कारण बना रहा। अब देखिएगा भारत की जलवायु ऐसी जलवायु है जहाँ पर जो जैविक चीज़ें होती है, जैविक जैसे कि हड्डियाँ या फिर दूसरी चीज़ें, वो जल्दी से गल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो इस कारण क्या हुआ कि भारत का जो विश्व जीवाश्म ईंधन में जो उन कंट्रियों में नाम आता था उसमें बहुत दूर था भारत। विश्व जीवाश्म क्या होता है, जैसे कि कोई आज से 100-200 साल पहले मर गया, तो अब 100-200 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का, या फिर वो उससे पहले भी मर सकता है या मर सकती है, तो उस व्यक्ति का अगर कंकाल हमें मिलता है तो उस कंकाल से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जब मरा था उस कालखंड के लोग क्या करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, और उनकी जो प्रजाति थी, उनका स्ट्रक्चर जो था बॉडी का वो किस तरीके का था। ओके, सो वो जो हड्डियाँ है, वो हड्डियाँ या फिर किसी भी तरीके के टूल्स वो हमें यहाँ भारत में नहीं मिल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु इतनी आर्द्र थी, आर्द्र मतलब कि गर्मी अधिक पड़ती थी। तो इस कारण क्या था कि गर्मी सर्दी सभी मीडियम पड़ता था, लेकिन आर्द्र थी, मतलब कि गल जाती थी चीज़ें जल्दी भारत में। तो उसके कारण क्या हुआ कि
किसी भी तरीके के जो साक्ष्य है वो हमें जीवाश्म के रूप में नहीं मिलते थे। तो विश्व जीवाश्म का जो मानचित्र है उसमें भारत एब्सेंट था, भारत की उपस्थिति ही नहीं थी उसमें। अब यह एक निर्विवाद तथ्य है कि मानव प्रजाति की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, जबकि भारत में प्रारंभिक होमोनिड पूर्वजों का सबूत भ्रामक ही रहा। सो भारतीय जो लोग हैं वो कहते थे कि होमोनिड जो थे वो भारतीय एंसेस्टर थे, कि भारत में उनका उत्पत्ति हुई थी होमोनिड की। सो लोगों ने कहा कि ये तो मिथ है, ये भ्रामक है। लेकिन एक जो थियरी थी उससे बादल हट गए थे। वो थियरी थी कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव प्रजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका में हुई है। लोगों क्योंकि वहाँ पर हमें साक्ष्य मिले। फिर क्या हुआ कि 1930 के दशक में 1930 में पंजाब के शिवालिक की तलहटी से एक प्रारंभिक मानव प्रजाति रामापिथेकस की खोज हुई 1930 में। ध्यान रखें कहाँ से, पंजाब के शिवालिक से। वहाँ पर हमें मानव प्रजाति के एक रामापिथेकस जिसे कहा जाता था उसकी खोज हुई। उसकी मतलब कि मान लीजिएगा सर मिला था शायद, अगर मैं सही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। मानव मूल संबंधी प्रत्यक्ष निर्णायक सबूत 1984 में ही सामने आ पाए, जब अरुण सोनकिया के नेतृत्व वाली भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट हथनौरा से एक महिला के अनावृत मस्तिष्क जीवाश्म प्राप्त हुए, जिसके कपाल का आकार 1155 से 1421 घन सेंटीमीटर था। सो देखिएगा 1930 में तो हमें रामापिथेकस जो प्रजाति है उसके बारे में कुछ सबूत मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया दुनिया द्वारा। फिर हमें डायरेक्ट निर्णायक सबूत मिले जो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते थे और हुए भी। उन्होंने भारत की हिस्ट्री जो है, भारत का जो दृश्य था कि भारत में किसी भी तरीके की प्रजातियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसे पलट कर रख दिया। 1984 अरुण सोनकिया की जो टीम थी, अरुण सोनकिया की टीम ने भूवैज्ञानिकों की, उन्होंने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट हथनौरा, एक गांव या जिला होगा, वहाँ पर इन्होंने खनन किया। खनन मतलब खुदाई की। तो वहाँ पर एक महिला का मस्तिष्क मिला जिसका पाल का आकार कितना था, 1155 से 1421 घन सेंटीमीटर। सो उससे क्या हुआ, जो बादल थे वो हटने लगे मतलब कि भारत का भी नाम कहीं ना कहीं किस लिस्ट में आने लग गया, जीवाश्म मानचित्र में, विश्व जीवाश्म मानचित्र की लिस्ट में। देन उसी स्थल से एक कॉलर बोन के अवशेष की खुदाई की गई। फिर वहीं जो ये मध्य प्रदेश का होशंगाबाद था उसके पास जो हथनौरा विलेज था, उसी जगह से हमें एक और मिला, क्या, एक छोटे बच्चे की भी खोपड़ी मिली थी। नहीं, वो तमिलनाडु में मिली थी। वहाँ पर हमें उसी महिला का जो संभवतः अवशेष मिला था, कॉलर बोन मिला था, कॉलर बोन। देन 2001 में क्या हुआ कि तमिलनाडु के ओडई जिले में हमें पूर्ण जीवाश्म मानव शिशु मिला, कि पूरी जो खोपड़ी होती है, सर जो होता है, वो मिला। कहाँ पर, तमिलनाडु में। अब पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाण काल आप जानते हैं, पूरा का मतलब पुराना और पाषाण का मतलब पत्थर। इसे अगर आपको पूरा पाषाण अगर सही से याद नहीं होता और आपको अगर इंग्लिश से थोड़ा याद रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें शुद्ध हिंदी में याद नहीं रहता, तो उन्हें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी हेडिंग बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियो का मतलब पुराना और लिथिक जो होता है उसका मतलब होता है स्टोन। पैलियोलिथिक एज सेम कि पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल का आशय प्राचीन प्रस्तर युग वही है कि देखिएगा, पूरा पाषाण काल का जो प्राचय है कि प्राचीन प्रस्तर युग से है। प्रस्तर का मतलब कि पूरा का अर्थ है पुराना और पाषाण का अर्थ है पत्थर या प्रस्तर। ठीक है, आप समझ गए हैं। इसका कालखंड लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो इसका कालखंड देखिएगा क्या है कि जो पूरा पाषाण काल का कालखंड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है।
अब 25 लाख आज से गिनिएगा, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो इतना पुराना कालखंड ये माना गया है। यह मानव इतिहास की सबसे लंबी काल अवधि है। सबसे लंबी काल अवधि, आप इतना तो समझ जाएंगे। मनुष्य आरंभिक खाद्य सामग्री के संग्रह एवं प्रसंस्करण प्रोसेसिंग करने में पत्थरों का ही तरह तरह से इस्तेमाल करता था। तो देखिएगा, मनुष्य को उस कालखंड में किसी भी तरीके की ज़रूरत थी, अर्थात कुछ भी, जैसे कि हमें आज काम करने के लिए, जैसे कि आपकी मम्मी को, मेरी मम्मी को खाना पकाना जब होता है, तो या फिर हम खुद भी कभी कभी शेफ़ बन जाते हैं और कुकिंग करने के लिए उतर जाते हैं मैदान में, तो हमें किन बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है? कहीं ना कहीं स्टील के बर्तन होते हैं, तो हम उसी में पकाते हैं, कुकर होता है। लेकिन उस कालखंड में क्या हुआ करता था? उस कालखंड में सिर्फ पत्थरों का उपयोग होता था, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो किसी भी तरीके के कोई भी औजार हो। तो वहाँ पर सिर्फ पत्थरों से बनी जो सामग्री हुआ करती थी उसका यूज़ किया जाता था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वो इसमें नवाचार, इनोवेशन लाते गए। अब देखिएगा, अगर आप 1960 या 1950 का कुकर देखेंगे, शायद अगर होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस कुकर की डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंस था, और आज का जो कुकर देखेंगे उसमें डिफरेंस होगा। उस समय कुकर आते थे सिर्फ एक ही कलर के, वो कलर कौन सा होता था? स्टील का जो कलर होता था वही होता था, बर्तन का जो नॉर्मल कलर होता है। लेकिन आज के कुकर में क्या आता है? कोई रेड कुकर आता है, ब्लू आता है, ब्लैक आता है, तरीके तरीके के कुकर आते हैं। तो उस समय भी क्या हुआ कि इनोवेशन होता रहा। उस समय के भी जो औजार थे उसमें भी जो इनोवेशन था उन्होंने अप्लाई किया अलग अलग तरीके से। इन्होंने भी जो आकृतियाँ थी पत्थरों की, बर्तनों की, वो बनानी शुरू की। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति का ताल्लुक प्राची नूतन प्ले स्टोन भूगर्भीय युग से है। अब यहाँ पर देखिएगा, पूरा पाषाण संस्कृति का ताल्लुक किससे है? प्राची नूतन प्ले स्टोन भूगर्भीय से। कि यहाँ पर मान लीजिएगा कि प्ले स्टोन मतलब लोग जमीन पर कबीलों में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, ऐसी भूगर्भीय युग। इसे प्रमुख शिल्प तथ्य, आर्टिफैक्ट के आकार, आकृति और निर्माण विधि के आधार पर मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग मतलब कि इसमें किस तरीके की, मान लीजिएगा पहले भाग में जो औजार थे उसकी आकृति कैसी थी, उसका आकार कैसा था, एंड उसकी निर्माण विधि कैसी थी। तो इन तीनों को अलग अलग करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब कि पुराना पाषाण काल, पुराना, बहुत पुराना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल का कालखंड कितना रहा था? अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखे तो वो कहीं ना कहीं 20 लाख ईसा पूर्व से कितना, 1 लाख ईसा पूर्व तक था। एंड मुख्य इसका जो अभिलक्षण था, प्रस्तर या मुख्य पत्थर से बने औजार जैसे हस्त कुठार। यहाँ पर हस्त कुठार जैसे हमें औजार मिले, हैंड एक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, विदारणी मिली, क्लीवर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, खंडक औजार मिले, चॉपिंग टूल्स, चॉपिंग जो काटने के लिए यूज़ किया जाता था वैसे हमें टूल्स मिले यहाँ पर, इत्यादि शिल्प संबंधित तथ्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, पूरा पाषाण काल के बारे में पूछा जाए, उसका कालखंड 20 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। किस तरीके के यहाँ पर औजार मिले हैं हमें? विदारणी, कुठार, खंडक, ऐसे यहाँ पर शिल्प तथ्य प्राप्त होते हैं। ख़त्म, बस, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अब मध्य पूरा पाषाण काल, मिडल में जो पूरा पाषाण काल आया उसके बारे में जानते हैं। इसका कालखंड सबसे पहले जान लीजिएगा। देखिए, जहाँ इसका कालखंड खत्म होता है 1 लाख ईसा पूर्व में, वहाँ मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है वो शुरू होता है। अब ये 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें क्या था? इसका मुख्य जो अभिलक्षण था, इसमें छोटे और हल्के औजार बनाए जाते थे जिन्हें बहुत ही अच्छे से लाइक उसमें डिज़ाइंस वगैरह बनाई जाती थी उन औजारों में। छोटे और हल्के, और बहुत ही उन्नत तकनीक थी उनके पास औजार बनाने की। इसमें लेवलाई तकनीक का उपयोग किया जाता था, लेवलॉइज जिसे इंग्लिश में कहते थे, और बड़ी ही सावधानी से बनाए जाते थे ये छोटे औजार। अब इस मैप को देख लीजिएगा, आपकी इम्पोर्टेंट मैप है वैसे तो। अगर आपको मैप बनाने आते हैं और अगर आप मैप बनाना चाहते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा। एंड
उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो देखिएगा वो कहाँ तक था, 20 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा जो था 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। अब तीसरा जो उत्तर पूरा पाषाण काल है वो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व तक के इसका जो अपेक्षाकृत इसमें क्या था कि जो हल्के शिल्प कार्य हुआ करते थे वो हुआ करते थे यहाँ पर, जैसे कि फलक जिसे इंग्लिश में ब्लेड कहते हैं, तक्षणी इंग्लिश में ब्यूरिन आदि का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ करता था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में प्रथम पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज कर भारत में प्रागैतिहासिक के विज्ञान की स्थापना की। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या आप लिख भी सकते हैं अगर पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक इतिहास से आपकी क्या समझ है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पर आप फैक्ट डाल सकते हैं, फैक्ट इन द सेंस कि आप किसी का नाम लिख सकते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी सन लिख सकते हैं जो एग्जैक्ट हो। तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक व्यक्ति था, रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्होंने 1863 में पहली बार पूरा पाषाण काल का जो औजार हुआ करते थे उन्हें खोजा था भारत के परिप्रेक्ष्य में, और उन्होंने प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की स्थापना या उस विज्ञान की स्थापना भारत में की थी। इसके बाद धीरे धीरे अगले 2 दशकों में दक्षिण प्रायद्वीप में अनेक प्रागैतिहासिक स्थलों की सूचना मिली। तो देखिएगा 1863 में जब रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रागैतिहासिक हिस्ट्री की स्थापना की, तो इसके बाद जैसे जैसे ये दशक बीतते गए, टाइम बीतता गया, तो अलग अलग जो जगहें थी उनकी सूचना हमें मिलती गई। लेकिन 1930 के दशक में जब HD टेरा और TT पैटरसन ने कश्मीर, पोटवार, जम्मू क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया और वहां जाकर उनको प्रागैतिहासिक अनुसंधान को महत्ता प्राप्त हुई, और अनेक पुरातत्ववेताओं ने नए प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की, सांस्कृतिक क्रम का निर्धारण किया और पूरा पर्यावरण के पुनर्निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कालखंड बताया जाता है 1863 में तो खैर स्थापना हो चुकी थी प्रागैतिहासिक इतिहास की कहीं ना कहीं भारत में। लेकिन 1930 में क्या हुआ कि HD टेरा और TT पैटरसन जो थे उन लोगों ने कश्मीर, पोटवार, जम्मू क्षेत्रों में क्या किया, सर्वेक्षण किया। इस तरीके के जो पूरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनकी खोज करना स्टार्ट किया, और उन संस्कृतियों को और उनके जो निर्धारण थे, उनका पर्यावरण था, उसको दोबारा से पुनर्निर्माण करने की पूरी कोशिश की। फिर क्या हुआ कि 1960 के दशक तक प्रागैतिहासिक काल हिमयुग के पूरा पाषाण उद्योगों इंडस्ट्री को मुख्य शिल्प तथ्य के नमूनों के आकार, माप और निर्माण के तरीकों के आधार पर पूर्व, मध्य तथा उत्तर पूरा पाषाण में विश्वास पूर्वक विभाजित करते थे। क्या हुआ कि 1960 के दशक तक क्या था कि जो हिमयुग था, हिम को आप जानते हैं, हिम मतलब जब बर्फ़ आती है, बर्फ़ का युग था। उस कालखंड में हमें जो पूरा पाषाण काल के जो हमें अलग अलग तरीके के औजार या टूल्स मिले, उसको जो ये वैज्ञानिक इन द सेंस कि आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जिसे हिंदी में पुरातत्वविद कहते हैं, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मानव विज्ञान को पढ़ने वाले लोग। उन लोगों ने क्या किया था, जो औजार थे उसे 3 भागों में बांट दिया, पूर्व, मध्य तथा उत्तर पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हम पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो पूर्व पूरा पाषाण काल में हस्त कुठारों, विदारणियों, खंडक उपकरणों और संबंधित शिल्प रूपों का इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पर पूर्व पूरा पाषाण काल में क्या था कि यहाँ पर हस्त कुठारों का यूज़ होता था, विदारणियों का यूज़ होता था, खंडक उपकरणों का यूज़ होता था पूर्व पूरा पाषाण काल में। अब आपको अगर दिक्कत है कि कुठार क्या होता है, विदारणियाँ क्या होती है, उसे मैं यहाँ अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो पत्थरों से बने औजार होते हैं कुछ इस तरीके के। देखिएगा ऐसे होते हैं, कोई इस तरीके। डिज़ाइन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन अभी पिक्चर आएगा उन चीज़ों का, हम पिक्चर को देखेंगे ज़रूर। मैं रुकूंगा, पिक्चर को आपको दिखाऊंगा, इसी में फ़ोटोज़ आएगी। तो किसी शिलाखंड अथवा प्रस्तर के भीतरी भाग को हटाकर ही सारे उपकरणों को अपेक्षित आकार और विस्तार दिया जाता है।
अब आप देखिएगा कोई पत्थर है, पत्थर से कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना देते हैं शिल्पकार। आप किसी मंदिर में विज़िट कीजिएगा, हिंदुइज़्म का कोई अगर मंदिर है या फिर किसी भी जगह पर विज़िट कीजिएगा, तो वहाँ पर आप पाएंगे, खासकर हिंदुइज़्म का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन मंदिरों में आप देखेंगे कि इतने अच्छे से शिल्पकारी की गई है, मनमोहक शिल्पकारी है, बिल्कुल बारीकी से और एकदम डिटेल्ड शिल्पकारी आर्टिफैक्ट हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप वहाँ देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थरों को किस तरीके से डिज़ाइंस में परिवर्तित किया जाता है, उसके बारे में आप जानेंगे कि पत्थरों को डिज़ाइन में किस तरीके से बनाया गया। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में बोरी सबसे आरंभिक पूरा पाषाण काल का स्थल माना जाता है। तो महाराष्ट्र का जो बोरी है वो स्टार्टिंग का जो मेन स्थल था वो माना जाता है। पूरा पाषाण काल के प्रस्तर उपकरण सोहन घाटी अब पाकिस्तान में और कश्मीर तथा थार रेगिस्तान में के कई स्थलों में पाए गए हैं। तो देखिएगा पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं, औजार है या फिर टूल्स है, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? सोहन घाटी जो अब पाकिस्तान में स्थित है और कश्मीर तथा थार रेगिस्तान से हमें ये मिले हैं। इन्हें सोहन उद्योग सोनियन इंडस्ट्री कहा जाता है। किन्हें? जो हमें ये सोहन घाटी और कश्मीर थार रेगिस्तान से प्राप्त हुए। जबकि शेष भारत के अधिकांश स्थलों पर पाए गए शिल्प तथ्य एशुली अथवा श्मदाशी कहलाते हैं। देखिए, जो सोहन घाटी में पाए गए उसे सोहनियन इंडस्ट्री या फिर क्या कहा जाता है उसे, जो हमें सोहन घाटी से प्राप्त हुए उसे सोहन उद्योग कहा जाता है, और जो हमें भारत में प्राप्त हुए उसे एशुली या स्मदराशी कहते हैं, एक्युलियन, जिसमें बाटिकाश्म अथवा मुख्य प्रकार प्रस्तर उपकरणों कोर टूल्स की प्रधानता थी, और यह मुख्य रूप से गड़ासों एवं खंडकों, औजारों, चौपक के उपयोग का युग था। तो देखिएगा, पूरा पाषाण काल में क्या था, मुख्यतः यहाँ पर जो चौपार वगैरह, चौपर मतलब कि काटने के जो औजार वगैरह होते थे, कुछ भी काटने के, खाना काटने के लिए छोटे मोटे चाकू हो या फिर कुल्हाड़ी हो, क्योंकि देखिएगा उस कालखंड में क्या था कि लोग ज़्यादातर जंगलों में रहते थे। आपकी मेरी तरह उनके पास मकान तो नहीं थे उस कालखंड में, आज से कम 20 लाख ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमें ईंटों से बने मकान तो नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे वो मकान कहाँ पर, हमें मिलेंगे वो सिंधु घाटी की सभ्यता में, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सभ्यता भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, ऐशोली उद्योगों में मुख्यतः द्विमुखी शक्लित शिल्प तथ्य हस्त कुठारों तथा विदारणियों के साथ साथ दंतिकाओं, खुरचनियों, गोलावों और गेंतियों का उपयोग होता था। तो देखिएगा, यहाँ पर जो चॉपर टूल्स थे, जो खंडक औजार थे, उसके अलावा यहाँ पर द्विमुखी शल्कित मतलब कि दोनों तरफ से, मतलब कि जैसे आप ब्लेड दिखते हैं, ब्लेड दोनों तरफ से धारदार होती है, तो ऐसे औजारों का भी उपयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कुठारों, विदारणियों एंड दंतिकाओं, खुरचनियों का उपयोग देखने को मिलता है। ऐशुली शिल्प तथ्य प्राय कठोर और टिकाऊ क्वार्टर्स, जिसे स्फटिक इंग्लिश में कहते हैं, से बने होते हैं। सो देखिएगा, ऐशुली जो शिल्प होते हैं वो कठोर पत्थर से बनाए जाते हैं, जो कि क्वार्टरजाइट जिसे हिंदी में कहते हैं उस पत्थर का नाम। कर्नाटक के हुंसी घाटी में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। अब जो ये ऐशुली शिल्प को बनाने के लिए कर्नाटक की जो हुंसी घाटी है वहाँ पर चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। मध्य भारत में ललितपुर में गुलाबी ग्रेनाइट का चलन था। तो मध्य भारत के ललितपुर जो था वहाँ पर गुलाबी ग्रेनाइट का उपयोग था, जबकि महाराष्ट्र और मध्य भारत, मिडल इंडिया जो है, वहाँ पर बेसाल्ट जिसे असिताश्म कहते हैं वो ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, राजस्थान में डिडवाना के मरुस्थलीय क्षेत्र, महाराष्ट्र के चिरकी नेवासा, आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा पूरा पाषाण काल युग के उपकरण उपलब्ध कराने का सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। सो देखिएगा, ये कुछ स्थल है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं या फिर आप याद कर सकते हैं। इनको लिखने से बेटर इस तरीके से रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा। ओके, देन भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाएं और शैलाश्रय भी पूरा पाषाण युग के लक्षण दर्शाते हैं।
तो भोपाल क्या है, वहाँ पर एग्जैक्ट मतलब तो नहीं निकलता, वहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता चलती, लेकिन जो उसके निकट जो भीमबेटका गुफाएं हैं और शैलाश्रय है, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं लक्षण दिखते हैं कि ना भाई, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पूर्व पुरापाषाण काल के लोग रहा करते थे। उपमहाद्वीप के सभी भागों में पाए गए पूर्व पुरापाषाण युग के शिल्प तथ्यों में अधिकांश क्वार्टजाइट से बने हैं। सो देखिएगा, उपमहाद्वीप मतलब कि जो उपमहाद्वीप के ज़्यादातर जो भाग है, वहाँ पर हमें कौन से पत्थर से बने औजार प्राप्त होते हैं? क्वार्टजाइट। ओके, देन ताप्ती, गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों की घाटियों से बड़ी संख्या में पूर्व पुरापाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। अब ताप्ती और गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियाँ हैं, वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसी जगहें मिली है, ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर हमें पूरा पुरापाषाण युगीन संस्कृतियों का पता चलता है। पूर्व पुरापाषाण युगीन स्थलों का वितरण भूश्रणीय लक्षणों, मिट्टी के स्वरूप इत्यादि पारिस्थितिकी परिवर्तन से जुड़े हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पूर्व पुरापाषाण युगीन जो स्थल है, वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें किस तरीके से मिट्टी जो है, उसकी मिट्टी में जो हमें औजार वगैरह प्राप्त होते हैं, उसकी सहायता से हम जानते हैं कि ये किस कालखंड से जुड़ा हुआ है, जो औजार या फिर जो टूल मिला है हमें। ताप्ती की द्रोणिका गहरी काली मिट्टी की है और शेष क्षेत्र अधिकांशतः मध्यम दर्जे की काली मिट्टी से आच्छादित है। तो देखिएगा, ताप्ती नदी जो है, उसकी द्रोणिका जो है वो गहरी काली मिट्टी की है, और जो बाकी ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो मध्यम मतलब कि थोड़ा बहुत काली मिट्टी से आच्छादित है, काली मिट्टी का है। भीमा और कृष्णा के ऊपर विस्तार में पूर्व पुरापाषाण कालीन युगीन स्थलों का अभाव है। कृष्णा नदी की मालप्रभा, घाटप्रभा और सहायक नदियों से बड़ी संख्या में पूर्व पुरापाषाण कालीन युग के स्थलों की जानकारी मिलती है। कर्नाटक में घाट प्रथा की घाटी में बड़ी संख्या में ऐशुली हस्त कुठार पाए गए हैं। देन घाट प्रथा पर अनगवाड़ी और बागालकोटा दो अति महत्वपूर्ण स्थल है। अब देखिएगा, घाट प्रथा पर कौन से दो महत्वपूर्ण स्थल हैं? घाट प्रथा प्रभा पर अनगवाड़ी और बगाल जो कोट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस है या जगहें है वो है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हमें आरंभिक जो मध्य पुरापाषाण कालीन युग के औजार है वो प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु में पलार, पेन्यर और कावेरी नदियाँ पुरापाषाणीय उपकरणों से भरी पड़ी है। अब अगर तमिलनाडु में जाए तो वहाँ पर पालार, पेन्यार और जो अदर नदियाँ है, वो पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं, औजार है, टूल्स है, वहाँ पर बहुत मात्रा में मिलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तमिलनाडु में अति रंपकम और गुड़ियम से आरंभिक और मध्य पुरापाषाण दोनों युगों के हस्तकुठार, शिल्प, पत्ती, खुरचनी इत्यादि शिल्प तथ्य प्राप्त होते हैं। अब तमिलनाडु से क्या है? अति रंपकम और गुड़ियम से आरंभिक मतलब कि दोनों ही, मतलब कि पूर्व पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण काल के जो अलग अलग शिल्प कार्य है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो देखिएगा, इस तरीके के कठोर पत्थर थे, इन्हें क्या कहा जाता था इंग्लिश में? एनविल। कठोर पत्थर, वास्तुनिट टुकड़ा, ऑब्जेक्टिव पी, देन हैमर, हथौड़ा। देख लीजिएगा, फोर्थ जो इमेज है उसमें हैमर इस तरीके का हुआ करता था। एंड फिफ्थ जो है उसमें देख लीजिएगा यहाँ पर 1 से 3 तक प्रत्यक्ष प्रतिघात, चोट या प्रहार। सो देखिएगा, 1 से 3 जो पत्थर है, 1 से 3 कौन से? 1, 2 और 3। इसमें क्या था कि जैसे कि कोई औजार है, उस पर चोट मारने के लिए, जैसे कि मान लीजिएगा लोहे को हथौड़ा मार मार के शेप में लाया जाता है, तो जो पत्थरों को तोड़ने के लिए या दबाने के लिए, दबाव डालने के लिए ये सारे उपकरण यूज़ किए जाते थे। ओके, कठोर पत्थर। देन ये जो चौथा और पांचवा जो है वो अप्रत्यक्ष प्रतिघात तकनीक और दबाव तकनीक। सो यहाँ पर क्या है? देखिएगा, वहाँ से क्या होगा, ये तीनों पत्थरों से एक बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, फिर ये यहाँ पर हथौड़ा एंड जो दूसरी अदर तकनीक है उसका यूज़ करके इसे शेप किया जाएगा। अलग अलग जो शेप है वो यहाँ पर बनाई जाएगी।
अब नाउ इसे देखिएगा, ये मैप जो है वो कहीं ना कहीं इसका जो सोर्स है इस मैप का वो वी.के. जैन की पुस्तक जो है भारत का प्रागैतिहासिक और आद्य, उस पुस्तक से ये मैप लिया गया है। मध्यपुरा पाषाण युग। मध्यपुरा पाषाण युग में क्या था कि इस युग में उद्योगों में मुख्य पत्थर कोर से लिए गए शल्क आधारित अपेक्षाकृत छोटे और हल्के औजार का उपयोग होता था। सो यहाँ पर क्या था कि छोटे और हल्के जो टूल्स होते थे, बारीक टूल्स, उनका यूज़ किया जाता था और बहुत ही अच्छे से इसे बारीकी से गढ़े भी जाते थे, बहुत अच्छे से बनाए जाते थे इन टूल्स को। लेवलाई और चक्रीय कोर प्रविधियों में बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर देखिएगा चक्रीय कोर प्रविधियाँ थी, तो गोलाकार जो टूल्स थे वो यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में क्वार्टजाइट का उपयोग होता रहा और पूर्व पुरा पाषाण काल के घटक मध्य पुरा पाषाण युग में भी जारी रहे। तो देखिएगा पूर्व पुरा पाषाण काल के जो घटक थे, जो साक्ष्य से, वो हमें कहीं ना कहीं हमें मध्य पुरा पाषाण काल जो है, मिडल पैलियोलिथिक जो एज है, उसमें भी हमें मिलते रहे। लेकिन इसमें एक और चीज़ जुड़ गई, वो क्या थी? मिडल पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो। देन फिर भी अब चर्ट और सूर्यकांत, जिसे जेस्पर इंग्लिश में कहते हैं, जैसे महीन कण वाले सिलिसिलियस शैल को उपकरण निर्माण में तरजीह दी जाने लगी और कच्चे माल कई किलोमीटर तक ले जाए जाने लगे। सो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो सूर्यकांत पत्थर था, जिसे जेस्पर कहते हैं, और जो सिलिसियस सेल हुआ करते थे उसको ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा, और जो माल था, कच्चा माल जो हुआ करता था, उसका रॉ मटेरियल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को लाया और ले जाया जाता था। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस को। मध्यपुरा पाषाण युग के होमोनिड, मध्यपुरा पाषाण के होमोनिड आदि या लघु मानव, जिससे आज का मानव विकसित हुआ है। सो देखिएगा मध्यपुरा पाषाण में क्या होमोनिड आदि के जो लघु मानव, जिसे हिंदी में कहते हैं, होमोनिड के बारे में आपने पढ़ा होगा, होमोसेपियन, होमोनिड एटसेट्रा, जो मानव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई इसके बारे में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्व पुरा पाषाण युग के दौरान आबाद क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बसे हुए थे। तो जो होमोनिड थे, लघु मानव, वो यहाँ पर बसे हुए थे। मतलब होमोनिड मतलब बहुत बड़े मानव नहीं होते, जैसे कि उनकी हाइट, बॉडी बहुत बड़ी होती है, वैसे मानव यहाँ पर बसे हुए थे। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों जैसे तमिलनाडु में शैलाश्रयों में पहली बार निवास शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे हिस्से थे मध्यपुरा पाषाण काल के, जैसे कि तमिलनाडु के शैलाश्रयों में पहली बार यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया। फिर मध्यपुरा पाषाण युग के शिल्प तथ्य नर्मदा नदी के तट पर कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी दक्षिण में भी कई स्थलों पर पाए गए। सो यहाँ पर क्या हुआ, मध्यपुरा पाषाण युग जो है उसके जो शिल्प तथ्य से, शिल्पकारी जो थी, जो औजार या फिर टूल्स हुआ करते थे, वो हमें बहुत जगहों पर मिली, जैसे कि तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी से आपको एक बात याद आएगी, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो। तुंगभद्रा जो नदी है वो विजयनगर से आप एक बार जोड़ कर देखिएगा, हरिहर बुक्का से जोड़ कर देखिएगा, आपको इस हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट नहीं, आप कुछ जानने के लिए बेताब हो उसके रूप में देखिएगा। हिस्ट्री इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आप जितना इसे पढ़ोगे आप उतना जानोगे कि भाई ये, फिर आप जाके बोलोगे तेरे को पता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। आपके पास पूरी हिस्ट्री होगी, आपको मज़ा आएगा। आप अभी अगर विज़िट करेंगे कोई सा भी, जैसे कि अगर मैं हुमायूं का मकबरा के एग्जांपल लूँ, आप विज़िट करेंगे उसकी खूबसूरती देख पाएंगे। लेकिन एक बार हुमायूं का मकबरा जो है उसे पढ़कर विज़िट कीजिए, आपके दिमाग में अच्छे से होगा कि कौन से पत्थर से क्या बनाया गया था और क्या कौन सा दरवाज़ा क्या था। देन आप जान पाएंगे कि ये दरवाज़ा भाई इसने बनवाया था, ये उसने बनवाया था, इसमें इन पत्थरों का उपयोग हुआ था, इस कारीगर ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप नॉलेज के साथ जो सुंदरता है उसे देखेंगे। बहुत मज़ा आता है हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने में, बट क्या करें, ये वीडियो मैं बहुत लेट ला रहा हूँ, मुझे पता है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ मैं लाऊँ आपके लिए। ओके, सो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि तमिलनाडु में पहली बार निवास देखा गया।
मध्य पुरापाषाण युग के शिल्प तथ्य नर्मदा नदी के तट पर कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में भी कई स्थलों पर पाए गए। तो बहुत सारे स्थलों में पाए गए मध्य पुरापाषाण के, ये हमने पहले ही पढ़ा। फिर बेलन घाटी जो है, बेलान घाटी उत्तर प्रदेश में जो विंध्य पर्वत की तलहटी पर अवस्थित है, में भारी मात्रा में पशु और मृगों समेत अनेक प्राणियों के जीवाश्म और पत्थर के औजार प्राप्त हुए, जिनका संबंध पूर्व और मध्य पुरापाषाण युग दोनों से है। अब यहाँ पर जो बेलान घाटी है उत्तर प्रदेश की विंध्य पर्वत के तलहटी पर, वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए, उस मध्य और पूर्व पुरापाषाण काल जो था उसके उस कालखंड में जो पशुओं या फिर पक्षियों का उपयोग होता था या फिर जो पत्थर या औजारों का उपयोग होता था, वो हमें यहाँ पर मिले दोनों ही कालखंडों के। मेवाड़ में वागांव और काडमिली नदियों के किनारे मध्य पुरापाषाणीय अनेक स्थल पाए गए। अब मेवाड़ के वागांव और काडमिली नदियाँ जो थी, वहाँ पर हमें जो मिडिल पैलियोलिथिक एज थी, मध्य पुरापाषाण युग जो था, उसके स्थल बहुत मात्रा में प्राप्त हुए कि भाई यहाँ पर भी जो इस कालखंड के लोग हैं वो रहा करते थे। इस क्षेत्र में विविध प्रकार के खुरचनियों, बैधकों और कांटों की खोज की गई। तो यहाँ पर अनेक अनेक तरीके के जो औजार थे, जैसे खुरचनियाँ, बैंधकों और कांटे जो हुआ करते थे, उनकी खोज की गई। और संग घाटी के निकट भंडारपुर और नौवेसा के निकट चिरकी से मध्य पुरापाषाण युग की शिल्प सामग्रियों की जानकारी मिली। सो यहाँ पर देखिएगा, और संग घाटी जो है उसके निकट जो भंडारपुर और नौवासा है के निकट चिरकी से मध्य पुरापाषाण जो मिडल पैलियोलिथिक एज थी, उसकी जो शिल्प सामग्रियाँ थी कि किस तरीके से शिल्पकारी की जाती थी, कौन से औजार यूज़ किया जाते थे, उनकी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त हुई। फिर भीमबेटका में ऐशोली परंपरा वाले उपकरणों का स्थान आगे चलकर मध्य पुरापाषाण कालीन युग संस्कृति ने ले लिया। कुल मिलाकर पहाड़ी ढालू सतहों पर सारितियाओं के निकट बाहरी स्थलों, स्थायी बालू का टीलों की ऊपरी परतों और शैलाश्रयों का उपयोग जारी रहा, जैसा कि आज के पाकिस्तान के संघाओ गुफा, राजस्थान की लूनी नदी घाटी, डिडवाना चंबल, नर्मदा, सोन और कौटल्यार नदी की घाटियों, पूर्वी भारत के पठारों और दक्षिणों में हुंगशी घाटी की खोज से जाहिर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ज़्यादातर लोग जो थे वो पहाड़ी क्षेत्र, जंगलों के क्षेत्र, नदियों के किनारे ज़्यादा बसना सुरक्षित और अच्छा मानते थे। अब देखिएगा नदियों के किनारे बसने का क्या फ़ायदा कि पानी उन्हें भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, जिससे वो फसल उगा सकते हैं। जंगलों में उन्हें खाना वगैरह मिल जाएगा। एंड पहाड़ी क्षेत्र उनके कार्य, उनके औजार बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ऐसी जगहों को चुनते थे जहाँ पर पहाड़, नदी और जंगल एक साथ में हो। ओके, इस काल की तिथियाँ आज 1,50,000 से 30,000 ईसा पूर्व के बीच की है। सो ये जो पूर्व पुरापाषाण काल है, मध्य या पूर्व पुरापाषाण काल है, उसे 1,30,000 के 1,50,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व का कालखंड माना जाता है। यह काल सामान्यतः शुष्कता का काल था। तो इस कालखंड में क्या था? शुष्कता थी। इस उपमहाद्वीप में संभवतः सर्वाधिक विलक्षण मध्य पुरापाषाण कालीन युग स्थल समूह ऊपरी सिंध की रोहड़ी पहाड़ियाँ है। तो इस कालखंड में क्या है? सर्वाधिक जो मध्य पुरापाषाण कालीन युग स्थल है वो कैसी है? सिंध की रोहड़ी पहाड़ियाँ है। इस काल का उद्योग चर्ट के वृत्त पिंडों पर आधारित है। यहाँ पर चर्ट जो पत्थर था उसका उपयोग किया जाता था। ये पिंड चूना पत्थर की स्पार्ट्स पहाड़ियों के शिखर पर विराजमान है। ओके, देन चर्ट के इस व्यापक विस्तार का उपयोग बड़े पैमाने पर मध्य और उत्तर पुरापाषाण कालों में और फिर आगे जाके पाषाण कांस्य काल में किया गया। सो कांस्य काल भी आया था। कांस्य मतलब कि आपने कांसा देखा होगा जो पीतल के जैसा दिखता है, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ उपयोग हुआ। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः जलवायु विषयक कारणों से पूर्व पुरापाषाण काल और पुनः मध्य पाषाण काल में इनकी भारी उपेक्षा हुई। क्वार्टजाइट बोल्डर, गोलाश्मों, कोबल्स, लघु गोलाश्मों और बाटिकाश्मों के व्यापक विस्तार का उपयोग उत्तरी पंजाब के पोटवार क्षेत्र में मध्य और उत्तर पुरापाषाण कालीन उपकरणों निर्माताओं द्वारा हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बारी आ चुकी है उत्तर पुरापाषाण युग की कि भाई अब पंजाब में भी देखिएगा। पहली शुरुआत में हमने देखा कि जब शुरू हुआ पूर्व मध्य पुरापाषाण काल, तो वहाँ पर हमें
पूर्व पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल दोनों के ही जो साक्ष्य है वो मिल रहे थे। फिर धीरे धीरे जो पूर्व पूरा पाषाण काल था उसके साक्ष्य खत्म होते गए। देन यहाँ से फिर सिर्फ पूरा जो मध्य पूरा पाषाण काल था उसके साक्ष्य मिले। फिर धीरे 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 आते आते हमें अब यहाँ पर क्या मिलने लग गया, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो एक साथ मिलने शुरू हो गए। फिर यहाँ पर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य खत्म हो गए। फिर यहाँ पर अब हमें उत्तर पूरा पाषाण काल युग जो है उसके ही हमें यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं। सो उत्तर पूरा पाषाण कालीन युग, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। प्राचीनोदन युग के अंत में लगभग 30,000 वर्ष पूर्व उपकरण के स्वरूप और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित बदलाव आया, जिसको या आखेटक के तरीके में परिवर्तन अथवा संसाधनों के अधिक सामान्य उपयोग अथवा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है। तो देखिएगा 30,000 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उस बदलाव में क्या हुआ, जो टूल्स बनाए जाते थे, जो जीवन यापन का तरीका था, उसमें बदलाव देखा गया। सो सावधानी पूर्वक जो बनाए गए कोर से समांतर पार्श्वों वाली पत्तियों के निर्माण की प्रवृत्ति उपमहाद्वीप के सभी उत्तर पूरा पाषाण युग के उद्योगों का एक अनिवार्य बुनियादी तत्व है, जो शुष्कता के अंतिम दौर का समसामयिक है। सो यहाँ पर हमें देखिएगा फलक वगैरह प्राप्त होने स्टार्ट हो गए, जो छोटे छोटे औजार थे वो मिलना शुरू हो गए। और यहाँ पर हमें एक और दौर देखने को मिलता है कि जो शुष्कता का दौर था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म हो रहा था। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये जो दौर था मध्य पूरा पाषाण काल का दौर था वो शुष्कता का काल था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ कि जो शुष्कता का कालखंड था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म होता दिखाई दे रहा था। शिल्प तथ्य प्रारूपों में खुरचनियों, पृष्ठ धातियों, पत्तियों, कांटों, गंडासों और तक्षणियों के विस्तृत श्रेणियाँ शामिल हैं। और अब पत्ती प्रौद्योगिकी और संयोजन संरचना में क्षेत्रीय बदलाव की स्पष्ट पहचान संभव है। पहली बार कुर्नूल के चूना पत्थर में अस्थि उपकरण दृष्टिगोचर है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कुर्नूल का चूना पत्थर है वहाँ पर हमें अस्थि उपकरण दृष्टिगोचर मतलब देखने को मिलता है। अब ये कुछ उपकरण है, आप देखिएगा। जो पहला उपकरण है नंबर 1, सो नंबर 1 कहाँ है, ये चॉपिंग टूल है। देन सेकंड जो है वो है बिल्लौर, इसे बिल्लौर कहते हैं, देख लीजिएगा आप, इसे पॉज कीजिएगा वीडियो को एंड देख लीजिएगा। थर्ड जो है वो है हस्त कुठार एंड हैंड एक्स है, ये सेकंड। देन थर्ड जो है बड़े फलक से बनी विदारणी, सो ये बड़े फलक से बनी विदारणी है। चौथा जो है वो है हस्त कुठार, हैंड एक्स, ये हस्त कुठार है। देन पांचवा जो है वो ब्लेड है, फलक, ठीक है। देखिएगा इसकी ये धार है ब्लेड की, ये ब्लेड है, ओके। देन पांचवे के बाद छठा एंड सातवां, छठा तक्षणी है, सातवां एंड आठवां खुरचनिया है। छठा जो है तक्षणी है, सातवां आठवां खुरचनिया है, ओके। खुरचने के लिए, जैसे कि शेप देने के लिए जो घिसानी करते वो चीज़ें। यद्यपि शुष्कता के कारण राजस्थान के भीतरी बालुका स्तूपों में अधिवास में रुकावट आई, अन्यत्र उत्तर पूरा पाषाण कालीन स्थलों की भरमार है। विभिन्न प्रकार के प्रस्तरों कच्चे माल पर उपकरण बनाए जाते थे, जो अधिकांशतः लंबी किंतु क्षीण पत्तियों वाले होते थे। सो देखिएगा शुष्कता के कारण क्या हुआ, राजस्थान के भीतरी जो बालुका स्तूप थे वहाँ पर रुकावट आई। बहुत सारे जो अलग अलग पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है वहाँ पर हमें अन्यत्र उत्तर पूरा पाषाण कालीन की भरमार देखने को मिलती है। कहाँ पर, राजस्थान में। एंड जो अलग अलग कच्चे माल का उपयोग था वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बारीक कणों वाले चट और कैल्सिडिन के लंबी दूरी के यातायात के व्यापक साक्ष्य उपलब्ध है। तो यहाँ पर यातायात, ट्रांसपोर्टेशन के भी यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलते हैं कि भाई बारीक कणों वाले जो चर्ट होते थे उसका यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। उत्तर पूरा पाषाण कालीन समुदायों में आदान प्रदान जारी था, एक्सपोर्टेशन था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था। वे लंबी दूरियां तय करते थे।
इस काल की मुख्य पहचान अपेक्षाकृत हल्के शिल्प तथ्य और समांतर पार्श्व वाले फलक या तो ब्लेड थे, तक्षणियाँ थी, ब्यूरिन थे। उत्तर पूर्व पाषाण कालीन शिल्प तथ्य की मौजूदगी की जानकारी जिन स्थानों से प्राप्त होती है या मिली है उनमें प्रमुख है थार क्षेत्र। तो जो उत्तर पूर्व पाषाण कालीन युग के जो मेन जगह है उसमें कुछ है थार क्षेत्र, यद्यपि मध्य पूर्व पाषाण युग की अपेक्षा भी अधिक बिखरे रूप में है। सो देखिएगा ये बिखरे रूप में है। उत्तर पूर्व पाषाण कालीन युग के जो जगह है वो पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत की संघाओ गुफाएं और उत्तरी पंजाब का पोटवार पठार दोनों पाकिस्तान में अभी स्थित है। दक्षिण भारत, मध्य गुजरात और उत्तर पश्चिम काठियावाड़। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रेनीगुंटा के निकट उत्तर पूर्व पाषाण कालीन जो पत्रिया है वो दक्षिणिया का उद्योग भी पाया गया है। कि भाई आंध्र प्रदेश का जो चित्तूर जिला है रेनीगुंटा के निकट, वहाँ पर भी प्रोडक्शन होता था इन चीज़ों का। ओके, देन पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। पूरा पाषाण कालीन जीव जंतुओं के अवशेषों से प्रतीत होता है कि लोग शिकार करने और संग्रह करने के दौर में थे। सो देखिएगा पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति है, कल्चर है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो उस कालखंड के लोग थे वो कहीं ना कहीं जीव जंतुओं का शिकार करते थे। ओके, देन उन्हें इकट्ठा कर कर अपना जो जीवन यापन है वो जीवन यापन गुजारा करते थे। यहाँ पर संस्कृति शब्द का आपको पता होना चाहिए। जो पुरातात्विद या हिस्टोरियंस है वो संस्कृति शब्द का यूज़ एक ऐसी व्यवस्था या ऐसी जगह, ऐसे कालखंड के लिए करते हैं जहाँ पर हमें हिस्ट्री या इतिहास से रिलेटेड उनसे जुड़े साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहाँ पर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर हमें किसी एक पर्टिकुलर कालखंड या सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे संस्कृति के रूप में यहाँ पर ये डिस्क्राइब करते हैं। वो हम आगे में जो अलग जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभी एक ही है। सो उनके बारे में जब हम जानेंगे तब हम संस्कृति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण कालीन यहाँ पर जिन जंतुओं के शिकार के बारे में पता चलता है। उस युग के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए बैल, गवल, नीलगाय, चिंकारा, गजेल, छोटा सुंदर हिरन, काला हिरन, मृग, एंटीलोप, चौसिंगा हिरन, सांभर, चितकबरा हिरण, जंगली भालू, अनेक प्रकार के पक्षी, कछुआ, मछली, शहद इत्यादि पौधे जैसे फल, कंद, बीज और पत्तियों से प्राप्त आहार निर्भर करते थे। अब देखिएगा ये जो कॉन्क्लूज़न है ना, ये पूरा पाषाण कालीन समय का कॉन्क्लूज़न है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि वो लोग क्या, मैं इसे हाईलाइट ही कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में। सो देखिएगा उस कालखंड के लोग इन जानवरों का यूज़ करते थे। कौन से, ये जो मैंने बताए उन जानवरों का यूज़ करते थे। देन वो कौन से पक्षी हुआ करते थे, कौन से फल हुआ करते थे, उनके बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया। अब एक और बात यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वेट कीजिएगा, इसे डिलीट कर देता हूँ। देन कि भीमबेटका में पाई गई चित्रकारियों और नक्काशियों से जाहिर होता है कि आखेट उनके निर्वाह का मुख्य साधन था। अब जो भीमबेटका में चित्रकारियाँ और नक्काशियाँ हमें पाई गई तो उससे हमें ये पता चलता है कि उनका जीवन जो बिताने का सबसे इम्पोर्टेंट साधन, सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू था वो क्या था, निर्वाह करना। आखेटक उनका सबसे, आखेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट था उनके जीवन निर्वाह के लिए। भीमबेटका की आरंभिक चित्रकारियाँ उत्तर पूर्व पाषाण युग की है जब लोग छोटे छोटे समूह में रहा करते थे। तो भीमबेटका की जो चित्रकारियाँ है वो कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व पाषाण काल युग से जुड़ी हुई है जब लोग छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे उस कालखंड का। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी जो प्रोग्रेस है कि आपको क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया उसके बारे में जान सकते हैं। तो देखिएगा, डैश ने 1863 में प्रथम पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज कर भारत में प्रागैतिहासिक के विज्ञान की स्थापना की। बहुत इजी है, हमने समझा है। हिंट दे देता हूँ, भारतीय इतिहासकार नहीं था, भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था, विदेशी था। अब आप नाम लिख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल संस्कृति का संबंध डैश भूभर्गीय परत निर्माण काल से है, इजी है। डैश उद्योगों की पहचान मुख्यतः शल्कित दुमुखी शिल्प तथ्य जैसे हस्तकुठार, विदारणियों, खुरचनियों, गुलाबों। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है डिटेल में।
डैश का निर्माण हस्त कुठार विदारणी खंडक और संबंधी शिल्प तथ्य द्वारा किया जाता था। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। एंड डैश का निर्माण अपेक्षाकृत हल्के शिल्प तथ्य और समांतर पार्श्व वाले फलक और तक्षणी के आधार पर किया गया। पूरा पाषाणकालीन जीव जंतुओं के अवशेष से प्रतीत होता है कि लोग डैश के दौर में थे। अब आप बता दीजिएगा, आंसर आपने पढ़ा है, अगर समझ आया है तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं, और अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को जो स्पीड बढ़ा करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और दोबारा समझ ना आए तो और स्पीड अगर बढ़ जाए आपके यूट्यूब में तो और बढ़ा कर देखिएगा। उससे क्या होगा, स्पीड से आप समझ जाएंगे। एक बार स्लो स्पीड, देन आप जितनी भी स्पीड में देखें आपको समझ आता रहेगा। और अगर फिर भी समझ ना आए, एक बार बुक उठाइए, आपको मिल चुकी है, उससे रीडिंग करिए और वीडियो देखिए बाद में, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या क्या आपने पढ़ा है। अब मध्य पाषाण युग के बारे में जानते हैं कि आखिरकार जो मिडल पैलियोलिथिक एज थी वो क्या थी, उसमें लोग क्या यूज़ किया करते थे, क्या खाया करते थे, क्या पिया करते थे, उसके बारे में जानते हैं। ये चैप्टर बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। हम इसे डेफिनेटली ख़त्म करेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हिस्ट्री में क्या है, बहुत लंबे लंबे यूनिट है, तो थोड़ा क्या है, मुझे नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मेरी क्लासेस जो लगी जा रही है, तो उसके कारण ना मैं नोट्स बना पा रहा हूँ, ना हिस्ट्री की क्लासेस ले पा रहा हूँ। एक बार मैं नोट्स बना लूँ, उसके बाद क्या है, हम सारे ही जो सिलेबस को हम कवर करेंगे। जो नेक्स्ट आपका सेमेस्टर होगा, सेकेंड सेमेस्टर, उसमें मैं नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा, जिससे क्या होगा, पढ़ने में ईजी होगा, समझने में ईजी होगा, और जो टाइम है वो भी कम लगेगा। तो इस बार कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑफिशियल बुक्स से ही पढ़ रहे हैं, ये भी नोट्स ही है, यहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे कुछ अच्छा करेंगे। अभी मेरे पास सोर्सेज भी कम है, क्योंकि अगर सोर्सेज मेरे पास ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करता। मेरे पास कमी क्या है, सोर्सेज की, देन ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आती है उसकी, इसलिए मुझे जल्दी सुबह सुबह उठकर वीडियोस बनानी पड़ती है। देन थोड़े मेरे भी थोड़े कार्य होते हैं घर के, एंड खुद को भी स्टडी करनी होती है। मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहा हूँ, तो बहुत सारा टाइम नहीं निकल पाता, बट जितना निकलता है उतने में मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो ज़रूर बना लूँ एक दिन के लिए। सो अब हम मध्य पूरा पाषाण युग के बारे में जानते हैं। मध्य पाषाण युग, मिडल पैलियोलिथिक एज, उपमहाद्वीप में अद्यतन युग, जैसे हॉलोन्स लगभग 9000 वर्ष ईसा पूर्व का कालखंड माना जाता है, कि मध्य पाषाण काल तथा अन्य पत्थर उद्योगों पूरा पाषाण युग की विकासात्मक प्रक्रिया में आगे हुई निरंतर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल के युग में जो विकास हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल में विकास हुआ, उसके बाद मध्य पाषाण काल में पहुँचा होगा वो विकास कहीं ना कहीं चल के, तो उसी विकास को अब हम देखेंगे कि उस विकास ने मध्य पाषाण काल जो था उसमें क्या क्या खेल किए। सो आई होप कि आप समझ सकते हैं। सो जलवायु में परिवर्तन, जो उष्ण और बरसाती हो गया, से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में बदलाव आया। सो देखिएगा, पहले क्या था जलवायु, जब हम पूरा पाषाण युग की बात करें तो वो क्या था, शुष्क था, जलवायु कहीं ना कहीं शुष्क थी। उत्तर पूरा पाषाण आते आते तक जलवायु में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। फिर मध्य पूरा पाषाण काल जब आया, मध्य पाषाण काल माफ़ कीजिएगा आया, उसमें क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन हो गया। जलवायु में परिवर्तन मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ गए, देन बरसात होने लग गई, तो जो पेड़ पौधे और पशु थे, जीव जंतु, उसमें बदलाव आया। अब देखिएगा, मौसम बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, तो कुछ ना कुछ और भी तो बदलेगा। तो यहाँ पर जो वातावरण था उसमें भी बदलाव आने लग गया। शिकार करने का और उसका संग्रह करने वाले समुदाय तेजी से भारत भर में फैल गए। तो अब जो शिकारी लोग थे और जो उसे इकट्ठा करने वाले लोग थे वो भारत में बहुत तेजी से फैल गए। आखेटकों, मछुआरों, पशुपालकों अथवा किसी न किसी रूप में कृषि कार्य से जुड़े लोगों की प्रतीत होने वाली संस्कृति से जुड़े लघु पाषाणकालीन उद्योग पूरे उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर पाए गए। सो देखिएगा, यहाँ पर आखेटकों, मछुआरों, पशुपालकों जो पशुओं को पालते हैं, उन लोगों से रिलेटेड हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन जो संस्कृतियों का जो क्षेत्र है, जो हमने जैसे अभी पूरा पाषाण काल का जो मैप देखा था,
वैसा ही मैप यहाँ पर हमें मध्य पाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ है उसके बारे में देखने को मिलता है। अब आप इस मैप को पॉज कीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे क्या है आपको आसानी रहे इस मैप को देखने में। ओके, सो इस मैप का सोर्स क्या है? वीके जैन की जो पुस्तक है भारत का प्रागैतिहासिक इतिहास, जो 2008 में लिखी गई थी, उससे वहाँ से ये मैप लिया गया है। माफ़ कीजिएगा, ये जो हट गया है हाईलाइट, दोबारा से कर दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके, देन मध्य पाषाणकालीन औजार और स्थल। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में कौन से औजार थे और कौन से स्थलों में पाए गए। मध्य पाषाणकालीन औजार और स्थल लघु पाषाण अथवा छोटे छोटे प्रस्तर खंडों के टुकड़ों से बने उपकरण, अर्थात उनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक थी। तो देखिएगा लघु पाषाण अथवा छोटे छोटे प्रस्तर जो खंड, वहाँ पर छोटे छोटे उपकरण पाए जाते थे। बेसिक चीज़ आपको ये पता करनी है, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती थी? 8 सेंटीमीटर के बीच हुआ करता था। पत्रियों और अति लघु पत्रियों पर बनते थे और उनमें तक्षणी, अर्धचंद्रक, बालचंद्रक, त्रिकोण, नोकदार एंड समलंब इत्यादि कई आकार के होते थे। तो आकार अलग अलग होते थे। बाद में अस्थि काष्ठ वाले दस्ते पर जड़ दिए जाते थे। ओके, ये सब हम अभी फ़ोटोज़ देखेंगे, उसमें समझेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इन तरीक़ों के जो औजार थे वो बनाए जा रहे थे। तक्षणी, अर्धचंद्रक, बालचंद्रक, त्रिकोण, नोकदार, समलंब इत्यादि आकार होते थे और फिर उन्हें अस्थि काट वाले दस्ते पर जड़ दिए जाते थे। इतना आपको याद रखना है। मध्य पाषाण युग के ढेरों स्थल पाए गए हैं, बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, जैसे राजस्थान में बागौर, तिलवाड़ा इत्यादि, उत्तर पूर्वी भारत में उड़ीसा में कुचाई, पश्चिम बंगाल में माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में सरायनाहर, राय, मोरहाना पहाड़, लेखाहिया इत्यादि, मध्य भारत भीमबेटका, आदमगढ़ इत्यादि, एंड पूर्वी भारत उड़ीसा में कुचाई, पश्चिम बंगाल में भीरबानपुर, मेघालय के पहाड़िया का भी इतिहास जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और सैबलगिरी 2 इत्यादि ये सब है। तथा कृष्णा नदी में कृष्णा नदी जो साउथ में है, वहाँ पर हमें संगनकुल्लू, रेणीगुंटा, गुजरात की नर्मदा, माही, साबरमती की घाटियों में लघु पाषाण काल के स्थलों का भारी जमावड़ा है। अब देखिएगा कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, आप यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से जब जोड़कर देखेंगे तो ये नदियाँ जो है, ये खास करके 2 नदियाँ आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। तीसरा, अगर नर्मदा को आप जोड़ेंगे तो नर्मदा में आप क्या पाएंगे? नर्मदा को आप गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों से इजीली जोड़ पाएंगे। सो इस तरीके से जो नदियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ों से जोड़ कर देखिए, उससे क्या है आपके माइंड में प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको याद रहेगा। अब गारो पहाड़ियों के लिए मैंने आपको क्यों एक एग्जांपल दिया कि ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा, माइंड में आपको याद रहेगा कि एक पहाड़ी थी जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी और बोली थी सूरज ने कि वो कहीं ना कहीं गारो पहाड़ियों से जुड़ी हुई थी। तो आपको माइंड में याद रहेगा। और जो संस्कृतियाँ है, यहाँ पर हमें बहुत सारे स्थल मिलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण कालीन, उसके बारे में। अब जैविक जीविका शैली कि आखिर किस तरीके से वो लोग रहा करते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, क्या खाया करते थे, कैसे घरों में रहा करते थे, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर ढूंढेंगे। प्राथमिक उत्खनित स्थल लांगनाज 3 सांस्कृतिक चरणों का उजागर करते हैं। तो देखिएगा पहली बार जो इसकी खुदाई हुई थी, इसका खनन हुआ था लांगनाज में, तो इसे 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में क्या था? लघु पाषाण वाले उपकरणों का निर्माण। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं जो बड़े पत्थर थे उनके उपकरणों का निर्माण मिलता है, उनके टूल्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं पहले चरण में। शवाधान आप जानते हैं, शवाधान जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, इनह्यूमेटेशन, वो पाए गए। पशु अस्थियाँ मिलती है, पशुओं की जो हड्डियाँ वगैरह होती है वो मिलती है, जानवरों की। बाद के चरण में लेखिया और बदई खोर के स्थलों पर मृणपाग दृष्टिगोचर होते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज है या दूसरा चरण है, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं क्या प्राप्त होता है? मृगपाग देखने को मिलते हैं।
प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा ये जो कुकर की सीटियाँ बज रही है घरों में। मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, वराह, गवल, हाथी, हिरण, सियार, भेड़िया तथा बड़ी संख्या में जल जंतुओं के अवशेष पाए गए हैं दूसरे चरण में। चूंकि मध्य पाषाण युग, पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच संक्रमण के दौर को चिन्हित करना है, अतः इस युग में पारिवारिक जीवन की ओर बढ़ते कदम की शुरुआत है। तो देखिएगा मध्य पाषाण जो युग है इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो मध्य पाषाण युग के जो लोग थे उन्होंने पारिवारिक जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था कि भाई परिवार बनना स्टार्ट हो चुके थे, यहाँ पर फैमिलीज देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, सो परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से शुरू हो चुका था। बागौड़, राजस्थान में पालतू भेड़, भेड़ आप जानते हैं, और बकरियों की अस्थियाँ ईसापुर 5वीं सदी की बतलाई जाती है कि बागौड़ राजस्थान में जो पालतू भेड़ और बकरियों की जो हड्डियाँ मिली है, अस्थियाँ मिली है, वो लगभग 5वीं सदी के आसपास की है। 5वीं सदी के आसपास मुख्यतः आहार की प्राप्ति आखेट से ही होती थी कि वो शिकार करते थे, उसके बाद ही वो अपने लिए जो भोजन थे उसका इंतजाम कर पाते थे। लेकिन इस युग के लोग कंदमूल, फल, शहद इत्यादि का भी संग्रह करते थे। फिर वो कंद होता है फूलों से बना हुआ, मूल, फल, शहद इत्यादि को भी इकट्ठा करते थे। शैल चित्र, अब चित्रकारी उनकी हमने देखा कि कुछ गुफाओं में हमें चित्रकारियाँ भी देखने को मिली, तो उन्हीं चित्रकारियों को जानते हैं कि क्या उनका ये जीवन यापन का तरीका था कि वो चित्रकारी करते थे, कहीं पर भी रहते थे। सो भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर से एक वेब सीरीज़ याद आ रही है आपको, आपने ज़रूर देखी होगी, मुझे पक्का पता है। तो भीमबेटका में, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर में प्राप्त कला और चित्रकारियों से हम मध्य पाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं। सो इन्होंने जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने चित्र छापे, कहाँ पर? गुफाओं में, पहाड़ों की चट्टानों में और अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर इन्होंने जो चित्रकारी की, वहीं पर उन्होंने क्या कौन सी चित्रकारी की? उनके जीवन जीने के तरीके की, वो क्या करते थे, कैसे। तो वहाँ से हमें कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियों के बारे में पता चलता है कि उनकी आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी, वो कहाँ से कमाते थे, किस तरीके से खाते थे, उनके बारे में हमें मतलब 100% तो नहीं बट 50 to 40% अंदाज़ा तो मिल जाता है। क्योंकि चित्रकारी जब आप फ़ोटो देखते हैं, अब आप जाइएगा जो आपके पिताश्री के पुराने ओल्ड ज़माने के जो फ़ोटोज़ होंगे उन्हें देखिए, फ़ोटो से आपको पता चलेगा कि वही उस ज़माने के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे वो संजय दत्त वाली हेयर स्टाइल्स रखते थे, पैंट्स कैसी होती थी, शर्ट्स कैसे पहनते थे, चश्मे कैसे पहनते थे। आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा कि भाई उस समय के लोगों का जीवन कितना मधुर था, कितना अच्छा था। और आज के लोग तो वो अपने पैरों को भी जकड़ दे रहे हैं जींस में, कि इतनी टाइट जींस होती है और ऊपर से पैरों के ऊपर चढ़ा रखी होती है जींस। मैं बहुत से बॉयज़ को देखता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके का आपको माइंड में इमेज बनेगी कि उस तरीके के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अब मध्य पाषाण काल के शैलचित्र आखेट मान लीजिएगा, मध्य पाषाण काल के शैलचित्र आखेट करते हैं, पौधों को चुनते, जानवरों को फंसाते, साथ बैठकर खाते, नाचते और बाजे बजाते लोगों को दर्शाते हैं। अब जो चित्रकारी है मध्य पाषाण काल की, वहाँ पर लोगों को बताया गया है कि लोग कैसे शिकार कर रहे हैं, पौधों को कैसे चुन रहे हैं, जानवरों को शिकार करने के लिए किस तरीके से फंसा रहे हैं, साथ बैठकर जो परिवार खाना खाता है उस तरीके से कैसे खाना खा रहे हैं, नाच कैसे रहे हैं, गाना बजा रहे आदि इत्यादि की बहुत जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। इन चित्रकारियों के सबसे प्रमुख विषय है जानवर। अब इस चित्रकारी को अब जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें जानवर की चित्रकारी मिलती है। जानवर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर हम उसके बारे में जानते हैं कि जानवर में कहीं ना कहीं बैल, भैंस, गाय, बकरी, भेड़ होंगे। सो अन्य विषय है पशु के मस्तक के साथ मानवीय आकृतियाँ। सो पशु के मस्तक के साथ मानवीय आकृतियाँ। अब यहाँ पर देखिएगा, जो लोग कहते हैं कि आपके भगवान ज़्यादा पुराने नहीं है हिंदुज़म, तो यहाँ पर पशु के मस्तक के साथ मानवीय आकृतियाँ मतलब कि पशु का मस्तिष्क है, जो सर है वो पशु का है, आकृति मानव की है। तो ये हिंदुइज्म में एक है ना, गणेश जी, श्री नरसिम्हा स्वामी, देखिएगा अवतार है
तो यहाँ पर भी हमें जानकारी मिलती है। अब यही जो इतिहास है, इन लोगों ने जो चित्रकारियाँ की है वो ही कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख साल पुरानी है। ओके, सोच लीजिएगा कितना पुराना है। संस्कृति देख लीजिएगा, वहाँ पर हमें इस तरीके की आकृतियाँ मिलती है, वर्गाकार और आयताकार आकृतियाँ जो किरण रेखाओं से भरी हुई है। सो यहाँ पर वर्गाकार आयताकार जो आकृतियाँ है वो मिलती है, और जिन्हें झोपड़ियाँ अथवा बाड़ों का सूचक माना जाता है कि भाई ये जो आकृतियाँ है, वर्गाकार आकृतियाँ या फिर आयताकार आकृतियाँ, वो कहीं ना कहीं जो जैसे आज हमारे मकान है उस टाइम पे उनकी क्या पता झोपड़ियाँ हो। कुछ असामान्य घटनाओं की तस्वीरें भी है, जैसे मिर्ज़ापुर के निकट मोरहाना पहाड़ पर शैलाश्रयों का समूह, जिसमें भालों और धनुष बाणों से लैस लोगों द्वारा रथों को घात लगाकर ले जाने से संबंधित चित्र है। फिर यहाँ पर देखिएगा मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ की याद रखिएगा कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ कहती थी वहाँ पर। अब यहाँ पर मिर्ज़ापुर के निकट जो मोरहाना है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दो सेनाएं आपस में लड़ाई कर रही है। यहाँ पर क्या मिलता है, रथ मिलते हैं, धनुष मिलते हैं, बाण मिलते हैं, और एक दूसरे को घसीट कर घात लगाकर ले जाने से संबंधित चित्र मिलते हैं। कहाँ पर, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ याद रखिएगा भाई। देन मछली पकड़ने के जाल तथा छोटे मोटे पशु के शिकार को दर्शाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग तथा इस्तेमाल किए गए दूसरे रंग ऐसी भौतिक संस्कृति की समृद्धि को उजागर करते हैं जिसका कोई निशान पुरातात्विक अभिलेखों में विद्यमान नहीं रहा। सो देखिएगा जो जाल वगैरह थे मछली पकड़ने के लिए या छोटे मोटे पशुओं का शिकार करने के लिए, तो उन लोगों ने जो गुफाओं में चित्रकारी की है उसमें क्या दर्शाया, उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें भूरे रंग का यूज़ किया है ताकि वो समझा सके कि उस समय भूरा रंग यूज़ किया जाता था। तो हालांकि भौतिक संस्कृति जो हमें आज प्राप्त होती है उसमें तो हमें इस तरीके के कलर्स का उपयोग नहीं मिलता, तो वो पुरातात्विक अभिलेखों में अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन उस चित्रकारियों से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये चित्रकारी है, आप देखिएगा यहाँ पर कि भाई लोग पशुओं को ले जा रहे हैं और लोग किस तरीके से क्या कर रहे हैं वो अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। अगर आप आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो आपको समझ आएगा कि लोग क्या कैसे करते थे। अभी तो आपको लगेगा भाई ये तो ऐसे कुछ बना रखा है इन्होंने चित्र, ये चित्रकारी है, इससे अच्छा तो मैं लोगों का फेस बना दूँ। लेकिन ये उस कालखंड की चित्रकारी, आज से 1 लाख साल पुरानी, 1 से 2, 3, 4 लाख साल पुरानी। सो थोड़ा देखिएगा तो ये भीमबेटका के शैल चित्र है। ओके, देन मध्य पुरापाषाण युग में नवपाषाण युग के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिए, जिसमें पशुपालन और कृषि कर्म, शिकारी संग्रहता अवस्था वाले जीवन निर्वाह के प्रचलित तरीका का संपूरक है। तो मध्य पाषाण काल क्या है? सो इसमें क्या था कि इसमें कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो चुकी है नवपाषाण युग की, जहाँ पर हमें क्या कि जीवन निर्वाह के तरीके जो है अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, शिकार के अलग तरीके देखने को मिलते हैं। सो यहाँ से अब शुरुआत होगी। सो भारतीय संदर्भ में तथाकथित सो कॉल्ड मध्य पाषाण युगीन संस्कृतियाँ और अब प्रकाश में आती है सिंधु घाटी की आरंभिक कृषि आधारित के कलाक्रम अत्यंत समित प्रतीत होते हैं। सो अब देखिएगा अब यहाँ पर क्या है कि जो नवपाषाण काल है उसके साथ अब किसी सिंधु घाटी की सभ्यता को जोड़ दिया गया। अब हम 3rd चैप्टर जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुल मिलाकर मध्य पाषाण कालीन युग संस्कृति मोटे तौर पर लाइक ईसा पूर्व 9000 से 4000 तक के कालखंड को दर्शाती है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है कि भाई हस्त कुठार, विदाड़ियाँ, चॉपिंग औजार इत्यादि मध्य पाषाण कालीन औजार थे या नहीं, आपको सही या गलत चुनना है। ओके, देन अब हम आते हैं सारांश पर, या फिर कहीं कि जो मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल है उसके कॉन्क्लूजन पर। पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल सामाजिक विकास के आखेटक संग्राहक अवस्था को दर्शाता है कि जो पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल है वहाँ पर हमें आखेटक संग्राहक की अवस्था को देखने को मिलता है। यहाँ पर पुरापाषाण काल का संबंध प्राचीनतम युग से है। पुरापाषाण काल का संबंध किससे है? प्राचीनतम युग से। इस युग की संस्कृतियों को मुख्य शिल्प तथ्य की आकृति, आकार और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रमुख भागों में बांटा है। कौन से प्रमुख भाग?
पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल तीनों को हमने डिटेल में पढ़ा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई एक लाइन छोड़ी है, अगर छोड़ी है तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा पढ़ के उसकी वीडियो बनाएंगे। मध्य पाषाण काल की शुरुआत 8000 ईसा पूर्व से मानी गई है। तो मध्य पाषाण युग की जो शुरुआत है वो 8000 ईसा पूर्व से मानी गई है। इसके प्रमुख अभिलक्षण जो है वो लघु पाषाण हथियार है, कि यहाँ पर जो बड़े पत्थर थे उसके हथियार हमें देखने को मिलते हैं, औजार देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। वहीं छोटे प्रस्तर उपकरण जैसे तक्षणी, अर्धचंद्रक, बालचंद्रक, त्रिकोण, नोकदार एंड समलम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक कला में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है यहाँ पर हमें। फिर आगे जब आते हैं प्रागैतिहासिक मध्य पाषाण के अंत में हमने देखा कि लोग क्या नाचते थे, क्या गाते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से खाते थे, वो हमने देखा चित्र की सहायता से। अब इन पर आप संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि भाई ये क्या था। इन पर आप अब डिटेल में अपना आंसर लिखिए। अब तक हम पढ़ चुके हैं, उतना हम समझ चुके हैं। और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो ये आंसर है। फर्स्ट का रॉबर्ट बोस था, दूसरे का प्रतिनूतन था, तीसरे का एशुली, चौथे का पूर्व पूरा पाषाण काल, पांचवे का उत्तर पूरा पाषाण काल और छठे का आखेट और संग्रहण। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब यहाँ से नवपाषाण काल स्टार्ट होगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है एंड इसे समझने के लिए डेफिनेटली मुझे एक सेकेंड वीडियो बनानी ही पड़ेगी। मैं जल्द से जल्द या तो आज ही ले आऊँगा दूसरी वीडियो, या तो कल डेफिनेटली मैं शाम तक ये वीडियो दूसरी जो है नवपाषाण युग की वो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा एंड इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि बेनिफिशियल रहेगा। इस साल खैर मैं नहीं बना पाया ज़्यादा वीडियो, लेकिन आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूरी हेल्प करूँगा मैं। आपकी सभी सब्जेक्ट को मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा, सभी इन द सेंस जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में, कुछ कॉमर्स। इसके लिए मैं सही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक टीचर एक सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए सही होता है। सभी फील्ड के लिए कोई ऐसा टीचर नहीं है जो बहुत महान हो कि सभी फील्ड पढ़ा दे। तो अगर पढ़ा दे रहा है तो शायद उसमें अलौकिक शक्तियाँ हैं, लेकिन एक टीचर जो है वो कहीं ना कहीं एक फील्ड, एक या दो फील्ड में अच्छा हो सकता है। लेकिन अब एक ही टीचर से सभी अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती। अगर आप जाए कॉलेजेस में तो देखेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए अलग, तो अलग अलग टीचर होते हैं अलग अलग फील्ड के, अलग अलग टॉपिक्स के। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में, न्यू पैलेलिथिक एज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।